स्टार्ट होती है लाइब्रेरी से, जहाँ एक आदमी जिसका नाम ली सिन्होक है बहुत सारी बुक्स रीड कर रहा होता है। एक और आदमी उससे पूछता है कि वो यहाँ कब से है। सिन्होक कहता है 180 मंथ्स, मतलब एग्जैक्टली 15 ईयर्स। वो आदमी कहता है इतना टाइम हो गया ऑलरेडी, टाइम आ गया है। सिन्होक पूछता है कि उसका मतलब क्या है। उसके सिर में थ्रॉबिंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही उसे कुछ वर्ड्स सुनाई देते हैं, वेक, आइस, साइक और उसका नाम। उसके बॉडी से कोल्ड स्वेट निकलने लगता है। वो आदमी पूछता है कि क्या वो साउंड सुन रहा है। सिंह पूछता है ये क्या है, क्योंकि आवाज एक इंसान की तरह लग रही थी और पूरी लाइब्रेरी शेक हो रही थी। आदमी उसे याद दिलाता है कि 15 साल पहले जब वो यहाँ आया था तब वो बस एक छोटा लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में डेस्परेशन भरी हुई थी। वो घुटनों पर गिर गया था, रो रहा था और उसके पास आकर बोला था कि वो आंसर ढूंढना चाहता है। उस दिन से उसने अपनी जान दांव पर लगाकर स्टडी करना शुरू कर दिया। उसने लगभग हर सब्जेक्ट पढ़ा, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, जो तुम सोच सकते हो। और वो आदमी पूछता है कि क्या उसने वो आंसर ढूंढ लिया जो वो यहाँ इतने टाइम से सर्च कर रहा था। सिंह सोचता है कि वो किस आंसर की बात कर रहा है। फिर वो आदमी कहता है कि उन्हें हैंडशेक करना चाहिए। सिन्होक नीचे देखता है जैसे ही वो और कर्नल सैंडर्स हैंडशेक करते हैं। कर्नल सैंडर्स कहता है कि ये वॉर्म है और कि अपने जर्नी में आंसर ढूंढते वक्त वो अपनी एक ऐसे वर्जन से मिलेगा जो मॉन्स्टर बन चुका होगा। शायद वो रास्ते में खो भी जाए, लेकिन उसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि वार्मथ अभी भी उसके हाथों में फ्लो कर रही है, जैसे अभी। उसके बाद उसके बॉडी में एक वियर्ड सेंसेशन आना स्टार्ट हो जाता है। कर्नल सैंडर्स कहता है कि अपनी आईज अब ओपन करो। फिर एक ओल्ड मैन कहता है कि वो आंसर जिसे वो ढूंढ रहा था यहाँ नहीं है, उसे दुनिया में जाकर रियल आंसर सर्च करना होगा। उसके बॉडी में एक इलेक्ट्रिक करंट सर्ज होता है। उसे कोई आवाज सुनाई देती है पूछती हुई, क्या वो मुझे सुन सकता है? वो उसके वाइटल्स चेक करते हैं और कहते हैं कि उसका ब्रीदिंग और हार्ट रेट नॉर्मल हो रहा है। फिर वो डॉक्टर यांग को कहते हैं कि प्रोफेसर किम को बुलाओ। जो सिन ह्यूक देखता है वो एक आदमी है जो बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा होता है और वो कहता है प्लीज अपनी आंखें खोलो। उस मोमेंट वो झटके से जग जाता है और दिखाता है कि वो एक्चुअली एक लड़का ही है जो बेड पर पैंट कर रहा है और कोल्ड स्वेट में भीग गया है। डॉक्टर्स और नर्सेस शॉक हो जाते हैं, पूछते हैं कि क्या उसे पता है वो कहाँ है। सिंह अराउंड देखता है और उसके हेड में हेडेक स्टार्ट हो जाती है। जब वो नीचे देखता है तो अपने आर्म में आई वे देखता है और सोचता है कि उसे एक चाइल्ड का हैंड क्यों दिख रहा है। जब वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि वो किड क्यों है, जबकि वो ऑलरेडी एक अडल्ट था और डॉक्टर के साथ 15 साल तक स्टडी कर रहा था। उसके माइंड में वो ब्लडीड फेस फ्लैश होता है और उसे पैनिक अटैक आता है। सोचता है कि कौन सा रियलिटी है और कौन सा ड्रीम। तभी प्रोफेसर किम कहते हैं क्या वो फाइनली अवेक है? सब उस तरफ देखते हैं। प्रोफेसर किम अपनी कोट पॉकेट से एक फ्लैशलाइट निकालते हैं और उसकी प्यूपल्स पर शाइन करते हैं। देखकर कहते हैं कि वो सच में अवेक है। फिर पूछते हैं क्या तुम डिजी या नॉशियस फील कर रहे हो? सिन्हॉक कहता है कि वो ठीक है, लेकिन उसे ये जानना है कि वो इस हॉस्पिटल में कितना टाइम से हैं। डॉक्टर यांग और किम एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं कि थोड़ा ज्यादा देन अ मंथ हो गया है। सिन्हो शॉक होकर कहता है कि वो एक मंथ तक कोमा में था, लेकिन इस बात से कि उसके पास ऑक्सीजन मास्क नहीं है, इसका मतलब है कि उसका बॉडी नॉर्मली वर्क कर रहा था। डॉक्टर्स उसके ऑब्जर्वेशन पर सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि शायद उसका मेडिसिन में इंटरेस्ट है। सिंहो कंफ्यूज होता है और सोचता है कि वो उन्हें कैसे बताए कि उसने मेडिसिन अपने ड्रीम्स में सीखा, इसलिए कहता है कि हाँ वो इंटरेस्टेड है। प्रोफेसर किम एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं कि वो जरूर क्यूरियस होगा अपने उस स्टेट के बारे में जिसमें वो सो रहा था। सिन्हो कहता है और प्रोफेसर कहते हैं कि ये केस मेरे लिए भी एक नया केस है, सो वो भी क्यूरियस है, पर उससे पहले सुनना चाहिए कि उसने क्या कहना है। जब वो कोमा में था उन्होंने एक सिमिलर ब्रेन पैटर्न एक महीने तक ऑब्जर्व किया, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड धीरे धीरे चेंज होता गया। पहले 10 दिन तक थीटा वेव्स और एफएम थीटा वेव्स इंटरचेंजेबली शो हो रही थी और नेक्स्ट 10 दिन तक मोस्टली बीटा वेव्स आ रही थी जिसमें थोड़ा सा थीटा मिक्स था।
लास्ट 10 दिन में वो सेटल हो गई। एक अल्फा वेव शो हुई। उससे जानना है कि क्या सिन्होक समझता है इसका मतलब। सिन्हो कहता है कि फर्स्ट 10 दिन की FM थीटा वेव्स वही ब्रेन वेव्स होती हैं जब एक चाइल्ड इमेजिन और क्रिएट करता है। अगले 10 दिन की बीटा वेव्स तब होती है जब एक टीनेजर प्रॉब्लम सॉल्व करता है और क्रिटिकल थिंकिंग करता है। और लास्ट 10 दिन की अल्फा वेव्स तब होती हैं जब अडल्ट्स अपना सीखा हुआ सिखाते हैं और एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं। तब सिन्हो रियलाइज करता है इसका मतलब कि जो लास्ट 15 ईयर्स उसने डॉक्टर के साथ लाइब्रेरी में स्टडी करते हुए स्पेंड किए, वो सब एक्चुअली उसके ब्रेन के अंदर था। उसकी ब्रेन वेव्स रिफ्लेक्ट कर रही थी कि उसका बॉडी एक्चुअली एक अडल्ट में ग्रो कर रहा था। मतलब एक मंथ उसके लिए 15 ईयर्स के बराबर था। प्रोफेसर किम एक्साइटेड होकर लाफ करता है और कहता है कि ये अमेजिंग है। पूछता है कि एकिड इतना कैसे जानता है। डॉक्टर यांग से काम होने के लिए कहता है और किम कहता है कि वो बस ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। सिन्होक बाथरूम जाता है और अपना फेस वॉश करता है। कहता है कि अब उसे याद आ गया है कि वो कोमा में कैसे गया था। वो एक स्नोई नाइट थी और वो बैडली बीटन था जब कोई उसकी शर्ट पकड़ के कह रहा था कि फॉलो करो। सिन्हो कहता है कि उन्हें ड्राइव नहीं करना चाहिए जब वो ड्रंक है, और तब हमें पता चलता है कि वो उसका फादर था। उसका फादर पूछता है कि वो किसको लेक्चर दे रहा है और उसे कार में बैठने को कहता है जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं। सिन्हो कहता है कि रोड स्लिपरी है और स्लोली ड्राइव करना चाहिए, पर उसका फादर उसे शट द हेल अप बोलता है और कहता है कि उसे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और कहना चाहिए कि उस सनफा ने उसकी मदर को मार दिया, और पूछता है क्या वो समझता है। तब सिन्हो कुछ रोड पर देखता है और कहता है कि स्लो डाउन करो। एक मैन रोड क्रॉस कर रहा है। उसका फादर उसे बचाने के लिए कार स्वर्व करता है, लेकिन जब वो करता है टायर्स रुक नहीं पाते और उनकी कार कुछ स्टेयर्स के ऊपर से जंप करके लेफ्ट राइट बाउंस होती हुई नीचे गिर जाती है, जब तक फाइनली वो हेड फर्स्ट स्नो में कोलाइड नहीं कर जाती। इम्पैक्ट इतना सीवियर होता है कि बस एक लाउड क्रैश सुनाई देता है। उस एंगल से क्लियर नहीं होता कि वो स्नो था या एक ट्रक, बट ऑल वेल। कार के अंदर ब्लड और ब्रोकन ग्लास दिख रहा होता है। उसके फादर का हेड डैशबोर्ड में घुसा हुआ होता है। वो मोशनलेस होता है और उसके हेड, आईज और नोज से ब्लड पोर हो रहा होता है। सिन्हो कहता है कि उस एक्सीडेंट के रिजल्ट में उसका फादर पास अवे हो गया और वो सोचता है कि कोमा के दौरान की मेमोरीज सिर्फ एक ड्रीम थी या नहीं, पर उसका अडल्ट सेल्फ और जो उसने सीखा वो सब उसके माइंड में विविड है। फिर वो सुनता है कि बाथरूम में कोई कह रहा है कि वो डिप्रेस्ड है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसका अमेगडला छोटा है और हार्ट रेट लो है, लेकिन वो बस पैसे बनाने के लिए उससे टेस्ट्स करा रहे हैं। वो कहता है कि ये बस एक स्मॉल कार एक्सीडेंट था और ये ओवर द टॉप है क्योंकि वो 3 दिन से यहाँ है। वो कहता है कि वो आज घर जाएगा चाहे कितना भी पे करना पड़े, और फोन पर किसी को बोल रहा होता है कि उससे एक फेवर चाहिए। वो कहता है कि वो थोड़ा पिकल में है और तुरंत घर नहीं जा पाएगा, इसलिए उससे उसके लिए सामान लाना होगा। वो कहता है कि वो उन्हें कुछ अच्छा ट्रीट करेगा, लेकिन सिन्हो बस उसके सिम्टम्स सुन रहा होता है। उसका अमेगडला छोटा है, हार्ट रेट लो है और वो कंट्रोलिंग है। ही रिमेंबर्स डॉक्टर कहते हुए कि अमेगडला इंसान की एम्पैथेटिक फील करने और गिल्ट महसूस करने की एबिलिटी को कंट्रोल करता है। दूसरे शब्दों में ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो इमोशंस प्रोसेस करता है। तो इसका मतलब क्या होता है जब वो छोटा हो? सिन्हो कहता है इसका मतलब है कि उस इंसान में इमोशंस एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में कम हो सकते हैं। डॉक्टर फिर हार्ट रेट लो होने के बारे में पूछता है और सिन्हो कहता है इसका मतलब है कि शायद वो फियर फील ही न कर पाए और ऐसी सिचुएशन में वो लाइफ के बॉर्डम से स्ट्रगल करे। इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलेशन ढूंढेगा। डॉक्टर कहता है बिल्कुल सही, स्टिम्युलेशन जो दिल को फास्ट पंप कर दे, और वो है मर्डर। डोर धीरे से खुलता है और सिन्हो वेट करता है देखने के लिए कौन बाहर आता है। तब हम देखते हैं एक आदमी सिगरेट मुंह में लिए उससे घूर रहा है। वो आदमी लगता है सिन्हो को पहचान गया। पूछता है क्या उसे अभी वॉक करने की परमिशन मिल गई। फिर कहता है कि शायद तुम मुझे पहचानते नहीं, पर हम दोनों सैम हॉस्पिटल रूम में थे और अभी मैं काफी फेमस हूं क्योंकि मैं एक महीने की कोमा से उठ गया हूं। सिन्हो लगता है कुछ सोच रहा है और पॉइंट करता है कि उस आदमी का हाथ इंजर है। आदमी नीचे अपने बैंडेज्ड फिंगर को देखता है, कहता है अगर तुम इसके बारे में बोल रहे हो, और इधर उधर नजर डालने लगता है एक्सक्यूज ढूंढने के लिए
फिर कहता है कि वो नाइफ से कट गया था, पर कुछ खास नहीं है। उसकी स्माइल ईविल थी। सिंहो कहता है कि वो चाहता है कि जल्दी ठीक हो जाए, और वो आदमी उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन वेकिंग अप, और बताता है कि वो उसे गिफ्ट देना चाहता था, एक सिगरेट का, पर उसके पास ये लास्ट है। उसके बाद वो सिगरेट बिन में फ्लिक कर देता है, और सिन्हूक अभी भी खुद की सोचों में खो गया है। आदमी कहता है वो उससे बाद में मिलेगा, और डोर बंद कर देता है। सिन्हूक उस आदमी के बारे में और जानना चाहता है, और एक नर्स के पास जाकर उसे बुलाता है। नर्स रिप्लाई करती है, और वो कहता है कि उसे इंटरनेट यूज करना है, क्या वो उसका फोन बोरो कर सकता है। नर्स कहती है, ऑफ कोर्स, तुम्हें क्यूरियोसिटी होगी कि दुनिया कितनी चेंज हो गई है। वो कहता है, हाँ। जैसे ही वो ब्राउज करना शुरू करता है, उसे शॉक लगता है जब वो देखता है कि एक रैंडम मर्डर हुआ था एक वुमन पर, और विक्टिम अभी एक नियर बाय हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही है। अगर कट 1 इंच डीपर होता तो वो मर जाती, और ये 3 दिन पहले हुआ था। सिंहो अपने दिमाग में सीन इमेजिन करता है। वो क्लियरली विजुलाइज करता है एक वुमन वॉक कर रही है, और जब वो किसी के रनिंग साउंड पर टर्न करती है, तभी उसे साइड से स्टैब किया जाता है। सिन्हा कहता है कि इंजरी देखकर लगता है कि वो लेफ्ट हैंडेड आदमी ने किया था, और जिसने बोला कि वो नाइफ से कट हुआ था वो भी लेफ्ट हैंडेड था, और वो 3 दिन से हॉस्पिटल में है। सिंहो कहता है कि अगर वो अपने ड्रीम से सीखे हुए चीजों पर बेस करे तो चांसेस है कि उस आदमी ने मर्डर या अटेम्प्टेड मर्डर किया है 99%। वो नर्स को फोन बोरो करने के लिए थैंक्स बोलता है, और नर्स कहती है, जब चाहिए मुझे बता देना। सिन्ही सोचता है क्या उसके ड्रीम वाली नॉलेज रियल लाइफ में भी काम करेगी। वो फोन बूथ की तरफ देखता है, कहता है कि अगर 1% चांस भी है तो उसे खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। और वैसे भी उसने उस आदमी का सिगरेट उठाकर डीएनए एविडेंस के लिए बैक कर लिया था। जैसे ही वो पे फोन उठाता है, सोचता है कि उसे स्माइल करने का मन क्यों हो रहा है, और पुलिस को डायल करना स्टार्ट करता है। सीन जंप होता है पुलिस स्टेशन पर, जहां एक आदमी को उसके परफॉर्मेंस के लिए स्कोल्ड किया जा रहा है। एक ऑफिसर कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जो तुमसे बाद में आया था वो प्रमोशन ले लेगा, और तुम यहाँ बैठे रहोगे। वो बंदा अपने आप से खुश नहीं लगता, और फैटस उससे कहता है कि अपना काम कितना बेकार किया है। फिर चिल्लाता है, क्या तुम डिटेक्टिव बने थे सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करने के लिए? और उसके पेपर्स उस पर फेंक देता है। कहता है, अगर तुमने अपना परफॉर्मेंस स्कोर इस बार इंप्रूव नहीं किया तो मैं और कवर नहीं करूंगा, और मैं सीरियस हूं। डिटेक्टिव कुछ नहीं बोलता, बस साई करता है, और अपने क्यूबिकल में जाकर बैठ जाता है। अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर कहता है, ये सब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। उसका फोन रिंग करता है, और वो कहता है कि वो बहुत स्ट्रेस्ड है। फिर वो फोन उठाता है, दिस इज द डिटेक्टिव डिवीजन, और हम सिन्हो की आवाज सुनते हैं, जो एक वुमन के खिलाफ अटेम्प्टेड मर्डर केस के बारे में पूछ रहा होता है, जो 3 दिन पहले हुआ था। द डिटेक्टिव बस कंफ्यूज है कि वो ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, और सिंहो कहता है कि कल्प्रिट का नाम जो यूंग हुए, जो दिया यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के रूम 1407 में है। द डिटेक्टिव पूछता है कि वो कौन है, और सिंहो कहता है कि उसने अपनी वॉइस और एक्सेंट को फेक करने की कोशिश की थी ताकि ज्यादा मैच्योर लगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग उसे एक स्टूडेंट समझेंगे जो प्यूबर्टी से गुजर रहा है, और कोई पुलिस ऑफिसर इस बात पे एक्शन नहीं लेगा। सो वो अपनी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करेगा बाय रिवीलिंग ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ केस से जुड़ी पार्टीज को ही पता है। द डिटेक्टिव पूछता है कि क्या वो आंसर करेगा, और सिंहो पूछता है विक्टिम के क्लोथ्स पर ब्लड स्टेन के बारे में। द डिटेक्टिव शॉक हो जाता है, और सिंहो कहता है कि कल्प्रिट स्लिप हो गया था जब उसने विक्टिम को स्टैब किया, और उसका खुद का ब्लड उसके क्लोथ्स पर गिर गया, और कल्प्रिट की लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर एक वाउंड है। ये भी हाईली लाइकली है कि कल्प्रिट ने इसी रीजन में पहले भी सिमिलर क्राइम्स कमिट किए हैं। पहले वाले केसेस बस प्रैक्टिस थे, लेकिन अब वो सीरियस मर्डर में डेवलप होने वाला है अगर कल्प्रिट एप्रीहेंड ना हुआ। द डिटेक्टिव स्पीचलेस हो जाता है, और सिंहो कहता है कि सिंस वो कॉल कट नहीं कर रहा, इसका मतलब वो नहीं सोचता कि ये एक प्रैंक कॉल है, और अब वो एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देने वाला है जो उसे हुक करेगा। द डिटेक्टिव कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन सिंहो उसे कट करके कहता है कि उसके पास कल्प्रिट का सिगरेट है जो वो स्मोक कर रहा था। द डिटेक्टिव शॉक्ड हो जाता है, और सिंहो कहता है कि डीएनए कंपेयर करने के बाद वो शो हो जाएगा कि कल्प्रिट वही है। ब्लड जो विक्टिम के क्लोथ्स पे गिरा था, और सिगरेट का डीएनए।
और वो उसे एक स्ट्रॉन्ग रीजन दे रहा है कि बिना टाइम वेस्ट किए एक्शन लेना पड़ेगा। सिंहो कहता है कि कल्प्रिट आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है, सो बाद में उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये उसका दूसरा मोटिवेशन है और वो कहता है कि यही एक चांस है एक प्रोस्पेक्टिव सीरियल किलर को पकड़ने का। द डिटेक्टिव अभी भी डिसबिलीफ में है, लेकिन सिंहो कॉल कट करके कॉन्फिडेंट लग रहा होता है और वापस चला जाता है। द डिटेक्टिव फोन को घूरता रहता है जब कोई और अंदर आता है और पूछता है कि क्या उसने खाना नहीं खाया और क्या रीजन ये है कि उसे स्कॉल किया गया। लेकिन डिटेक्टिव पूछता है कि वुमन के अटेम्प्टेड रॉबरी और मर्डर केस का डीएनए रिपोर्ट आ गया क्या। वो बंदा कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन शायद आज ही आ जाए। द डिटेक्टिव डिसाइड करता है कि ट्राई करना वर्थ है। वो कहता है कि यंगेस्ट को नेशनल फॉरेंसिक सर्विस भेजना चाहिए और वो खुद भी उसके साथ जाने वाला है। वो बंदा पूछता है कहाँ, और वो दोनों वॉक करते हुए दिया यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं, जहां सिंहो एंट्रेंस पे खड़ा होता है। सिंहो उन्हें स्पॉट कर लेता है जब कार पुल अप होती है और डिटेक्टिव बाहर निकलता है। उसका अंडरलिंग कहता है रुक जाओ, और जैसे ही वो सिन्हो के पास से वॉक करते हैं वो स्माइल करता है। वो नर्सेस के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या रूम 1407 में योंग हू नाम का पेशेंट है। वो लड़की जिसने सिन्हो को अपना फोन दिया था पूछती है कि उन्हें ये कैसे पता। डिटेक्टिव कहता है कि वो यहाँ एक रिपोर्ट के बाद आया है जो कहती है कि ये कल्प्रिट है एक अटेम्प्टेड मर्डर केस का जो 3 दिन पहले हुआ था। वो लड़की डिसबिलीफ में कहती है कि 1 मिनट वेट करो और भाग जाती है। सिंहो फिर डिटेक्टिव को बुलाता है और वो टर्न करके देखता है। डिटेक्टिव सरप्राइज होता है देखकर कि सिंहो सिगरेट उसे दे रहा है और वंडर करता है कि क्या ये वही बंदा है जिसने कॉल किया था। सो वो पूछता है सिगरेट कहाँ से आया। सिंहो कहता है कि एक आदमी ने उसे बोला था कि ये सिगरेट पुलिस ऑफिसर को दे देना। सिंहो पूछता है कौन और कहाँ, और वो एक रैंडम क्राउड की तरफ पॉइंट कर देता है। डिटेक्टिव पूछता है कि क्या उसे याद है वो बंदा कहाँ गया, और सिंहो कहता है नहीं। हम फिर देखते हैं डॉक्टर यांग को जो पूछ रहा है कि क्या वो लोग सच में यो हैन को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्टर इंचार्ज हैं। रूम 1407 में यो ह्यूएन अपने कपड़े रेडी कर रहा है क्योंकि अब उसका रिलीज हो रहा है। वो अपनी जैकेट जिप करता है और बेसबॉल कैप पहनता है, फिर एक और नजर अपनी बैंडेज्ड फिंगर पर डालता है। कहता है कि उस वक्त उसने उस वुमन पर चार्ज करके उसके एब्डोमेन में स्टैब किया था, लेकिन उसकी फिंगर स्लिप हो गई और कट हो गई। अगर वो थोड़ा और गहरा जाता तो वो श्योरली मर जाती। डॉक्टर यांग उन्हें एस्कॉर्ट कर रहा है और डिटेक्टिव का अंडरलिंग पूछता है कि क्या बिना वारंट के सिर्फ एक रिपोर्ट पर उसे अरेस्ट करना ठीक है, क्योंकि सिगरेट पर डीएनए मैच हो भी सकता है और नहीं भी। अगर 48 आवर्स में एविडेंस नहीं आता तो सब खत्म हो जाएगा। और उसे पता है कि टीम मैनेजर अभी काफी एज पर है। डिटेक्टिव को यह भी पता है क्योंकि उसे पहले बार किया गया था कि वो अब और कवर नहीं कर सकता। डिटेक्टिव कहता है कि वो जाने वाला है चाहे कुछ भी हो, और वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, बस उसे फॉलो करना है। वो लोग एक 47 पर पहुंचते हैं और जब रूम में एंटर करते हैं तो शॉक हो जाते हैं कि योंग हू वहां नहीं है। डॉक्टर यांग कहता है कि ये पेशेंट का बेड है, लेकिन उसे नहीं पता वो कहाँ गया। एक ओल्ड लेडी कहती है कि उसका डिस्चार्ज हो गया तो वो बाहर चला गया। डॉक्टर यांग कहता है कि उसने डिस्चार्ज प्रोसेस तक कंप्लीट नहीं किया। डिटेक्टिव्स रियलाइज करते हैं कि वो उनका ही आदमी है जो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं कि उसे ढूंढना होगा। फिर हम सुनते हैं योंग हू को फोन पर, जो पूछता है कि क्या वो आ गए और जो चीज मांगी थी वो लाई है। वो कहता है कि वो अभी बाहर आने वाला है और वो वेट करे। वो उनकी कार डिटेल्स पूछता है और फिर हंसकर फोन कट कर देता है। सिनी उससे पूछता है कि क्या वो सच में बिना बिल पे किए डिस्चार्ज होने की कोशिश कर रहा है। यंग हैन धीरे से मुड़ता है और सरप्राइज होता है कि वहां सिन्होक है। वो रिलीफ की सांस लेकर कहता है कि वो तो बस एक सब्जी थी, और पूछता है कि वो क्या कह रहा है और क्यों सोचता है कि उसने बिल पे नहीं किया और वो यहाँ क्या कर रहा है। सिन्ही पूछता है कि वो क्या कह रहा है क्योंकि वो तो उसे ढूंढने आया था। योंग हा पूछता है क्यों, और सिन्हो कहता है कि उसे उससे कुछ पूछना था। फिर वो पूछता है कि कैसा फील हुआ जब उसने उस वुमन को स्टमक में स्टैब किया था। यो ह्यूएन खुशी से कहता है कि फाइनली उसे रिकॉग्नाइज किया गया। वो कहता है कि वो नॉर्मल किड नहीं है, और सिन्हो की आंखों में देखते हुए बोलता है कि तुझे भी जानना होगा कैसा लगता है, क्योंकि तू भी सैम है।
फ्लैश को पियर्स करके जब बोन तक पहुंचता है और वाइब्रेशन फिंगर टिप्स तक आती है तो वो फीलिंग एक्सिलरेटिंग होती है। सिनी कहता है कि गलत मत समझ, और अगर तुझे लगता है कि एक औरत को स्टैब करके तू कोई नया आदमी बन गया है तो ये भी याद रख कि तू उसे सामने से फेस नहीं कर सका, इसलिए बैक से स्टैब किया। तू पैनिक हो गया था और इसी वजह से कार से भी टकरा गया। स्टैबिंग के बाद जब भाग रहा था तो सीधा ट्रैफिक में घुस गया और साइड से हिट हो गया। वो सिनी को उठाकर इंसल्ट करना स्टार्ट करता है, लेकिन सिनी उस पर हंसने लगता है। ह्यूएन गुस्से में पूछता है कि क्या फनी है, और अपना हाथ उठाकर कहता है कि तुझे अडल्ट्स की रिस्पेक्ट सीखनी चाहिए, मतलब तुझे लेसन सिखाना पड़ेगा। तब डिटेक्टिव उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसकी फिंगर को देखता है और कहता है कि कल्प्रिट के पास भी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर वाउंड था। यंग ह्यूएन कहता है कि यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है। डिटेक्टिव पूछता है कि क्या वो यूं हेन है या नहीं। यूंग पूछता है कि क्या वो उसे जानता है, और डिटेक्टिव कहता है कि ये पुलिस है और अभी उसे बिना वारंट अरेस्ट कर रहा है। तब हमें फाइनली पता चलता है कि उसका असली नाम कान से जून है। यूहू चीखता है कि क्यों उसे, और से जून कहता है कि तुझे राइट है रिमेन साइलेंट रहने का या लॉयर हायर करने का। यंग ह्यूएन रियलाइज करता है कि सिचुएशन बुरी है। वो चिल्लाता है और सीएन पर चार्ज करता है, उसे फ्लोर पर गिरा देता है, फिर भाग जाने की कोशिश करता है। वो अपने पार्टनर को कहता है कि उसे पकड़ो। सिन्ह्यूक उसके सामने अपना पैर आगे कर देता है और वो सीधा गिरकर फ्लोर पर फेस प्लांट कर देता है। ह्यूएन चीखता है कि उसे छोड़ो, वो यहाँ पेशेंट है और पुलिस के लिए ये अलाउड नहीं है। सेजून कहते हुए चला जाता है कि पार्टनर उसे कार तक ले जाए। वो बाद में मिलता है। सेजून सिन्हो को देखकर पूछता है कि क्या उसे याद है, और सिन्हो कहता है हाँ। सीन पूछता है कि जिसने तुझे सिगरेट दिया था उसने कुछ और नहीं कहा। तब प्रोफेसर किम आता है और पूछता है कि क्या हो रहा है, और कहता है कि वो सिन्हो का डॉक्टर इंचार्ज है। सीएन कहता है कि वो पुलिस में है और उसे एक रिपोर्ट मिली थी और अब वो उसी आदमी से मिला जो रिपोर्ट करने आया था। प्रोफेसर किम माफी मांगता है और कहता है कि ये बच्चा कोमा में था और अभी रिसेंटली उठा है तो अनस्टेबल है। सिन्ही प्रोफेसर किम को बुलाता है जो कहता है क्या। सिन ह्यूक ऊपर देखकर डॉक्टर से कहता है कि अब वो ठीक है, और से जून को कहता है कि उस आदमी ने बताया था कि यूहू का अमिगदला छोटा है, हार्ट रेट लो है और उसमें मैनिपुलेटिव एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की टेंडेंसी है, लेकिन वो डिप्रेस्ड है। सीएन अपनी डिप्रेशन के बारे में पूछता है और सिन्हो कहता है कि ये ट्रेट्स एक अर्ली स्टेज सीरियल किलर के होते हैं। वो डिप्रेशन उनके पहले मर्डर या अटेम्प्टेड मर्डर के बाद आता है, जब इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद भी उनको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जितना उन्होंने सोचा था, और उस वजह से उनको बुरा लगता है। प्रॉब्लम यह है कि अगला क्राइम सिर्फ एक अटेम्प्ट पर खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिप्रेशन को उस क्राइम के थ्रू ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। अगर अगला सक्सेसफुल हुआ तो वो एक और करेंगे, और देखते ही देखते एंड में वो एक सीरियल किलर बन जाएंगे। सीएन बस सरप्राइज होता है और सिंह कंटिन्यू करता है कि अगर यूहेन को अकेला छोड़ दिया गया तो एक और विक्टिम डेफिनेटली निकल कर आएगा। से जून बस शॉक होता है कि उसे ये सब एक रैंडम आदमी ने कैजुअली बोल दिया। सिन्हा कहता है कि ये सच है। प्रोफेसर किम बोलता है कि बस आज के लिए इनफ है। फिर वो नर्स को कहता है उसे ले जाने के लिए, और से जून पूछता है कि क्या बच्चे के पेरेंट्स ने पुलिस से कांटेक्ट किया। प्रोफेसर किम सिर हिलाकर कहता है नहीं, दोनों मर चुके हैं। फिर वो झुक कर बोलता है कि अपना ख्याल रखना, और से जून भी वही करता है, पर वो अभी भी लॉस्ट होता है। पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई चीज सिर्फ सुनकर स्ट्रेंजर से याद हो जाए और फिर इतनी एक्यूरेटली रिपीट की जा सके। उसे लगता है जैसे वो बच्चे के खुद के वर्ड्स थे, जैसे वो एक प्रोफाइल हो। कुछ दिनों बाद न्यूज में अनाउंस होता है कि कल्प्रिट मिल गया है, और वो विक्टिम के सैम नेबरहुड में रहता था। उसने उसे स्टैब किया था, और पुलिस को लगता है कि उसने और भी ऐसे क्राइम्स किए हो सकते हैं, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है विमेन को टारगेट करते हुए। सिन्हा कहता है कि जो चीजें उसने कोमा में सीखी थी वो रियल लाइफ में वर्क कर रही है। शायद वो सिर्फ एक ड्रीम नहीं था। तभी कोई उसके पास आता है और एक छोटी लड़की उसकी तरफ घूरती है। उसे रियलाइज होता है कि शायद वो उसके बैग का सामान लेने आई है, तो वो पूछता है कि क्या वो चाहती है। लड़की बोलती है तो वो कहता है कि तुम सब ले सकते हो। वो एक्साइटेड हो जाती है और वो सोचता है कि इन स्नैक्स का क्या करता जो नर्सेस उसको देते रहते थे।
लड़की उसका शुक्रिया करती है, बोलती है तुम अच्छे हो, और बाइट लेती है। तब वो नोटिस करता है कि उसकी एक दांत मिसिंग है और उसे कुछ याद आता है। एक और छोटी लड़की की मेमोरी। उसका सिर दर्द करने लगता है और उसके दिमाग में एक इमेज आता है। खून उड़ रहा है, एक औरत रो रही है, जमीन पर गिर रही है और उसकी तरफ कुछ बोल रही है। तभी एक आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है। वो देखता है कि वो आदमी गोल्ड टूथ के साथ हंस रहा है। शायद उसने याद किया क्योंकि टूथ ट्रिगर बना। वो सोचता है क्या ये मेमोरी है या बस एक डिलीरियम, और कहता है कि शायद ये मेमोरी डिसऑर्डर है। ये एक कॉमन सिम्टम है कोमा से उठने के बाद। लेकिन अगर ये सिर्फ डिलीरियम होता तो ये दिल तोड़ने वाला इमोशन कैसे आता? और वो सोचता है कि उसकी माँ को क्यों मरना पड़ा। तभी एक ग्रंजी आवाज आती है जो कहती है कि क्या तुझे नहीं पता, ये सब तेरे वजह से हुआ। वो मिरर में देखता है और अपना रिफ्लेक्शन एक वुल्फ का देखता है जो रो रहा है। सिंहैक अचानक होश में आता है जब नर्स उसे बुलाती है। पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहा था। वो कहता है कुछ नहीं, पर सोचता है वो क्या चाहती है। नर्स कहती है कि उन्हें कहीं जाना है और वो पूछता है कहाँ। नर्स कहती है प्रोफेसर किम तुमसे मिलना चाहते हैं। वो कहता है ठीक है, और जैसे ही वो मिरर में फिर देखता है उसका नॉर्मल रिफ्लेक्शन वापस होता है। नर्स उसे फॉलो करने को कहती है और वो चलता है। चलकर जाते हुए नर्सेस बात कर रही होती हैं कि आज उसका डिस्चार्ज है और लगता है जैसे कल ही वो एयर में आया था और अब डिस्चार्ज हो रहा है। उन्हें शॉक हुआ था जब उसको पहली बार देखा था। उसके ज्यादा वुंड्स मारने से थे, एक्सीडेंट से भी ज्यादा। एक नर्स कहती है कि एक नजर में समझ आ रहा था कि उसके साथ अब्यूज हो रहा था। उसका फादर ड्रंक ड्राइव कर रहा था और पता नहीं वो क्या सोच रहा था। क्या वो सबको साथ मरना चाहता था? लेकिन वो खुश है कि उसका सीट बेल्ट एटलीस्ट फासन था। दूसरी नर्स पूछती है कि इसका मतलब फादर का नहीं था? पहली नर्स कहती है हाँ, और बताती है कि उसकी माँ एक्सीडेंट से 6 महीने पहले ही मर गई थी। ट्रेजेडी एक के बाद एक उसके साथ होती गई और वो बुरा फील करती है। दूसरी नर्स सोचती है कि डिस्चार्ज के बाद क्या होगा और क्या कोई है जो उसको ले जाए। पहली नर्स कहती है कि उसे ऑर्फनेज भेजना था रूल्स के हिसाब से, लेकिन फॉर्चुनेटली प्रोफेसर किम उसे अपने फॉस्टर सन के रूप में लेने वाले हैं। दूसरी नर्स शॉक होती है और पूछती है कि क्या उसे पता नहीं था। फिर वो कहती है कि प्रोफेसर सिंगल और रिच है तो ये सिन्हों के लिए अच्छा है। दूसरी नर्स कहती है कि उसने तो जैकपॉट मार लिया, गोल्डन स्पून मिल गया, और वो थोड़ी जेलस होती है। जब सिन्हा को ले जाया जा रहा होता है तब हमें फाइनली पता चलता है कि प्रोफेसर किम का पहला नाम मिन डब्ल्यू है। नर्स नॉक करती है और कहती है कि उसे ले आई है, और मीनू कहता है एंटर। सिन्होक वंडर करता है कि क्या हो रहा है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है हमें स्लम्स दिखते हैं। वहाँ एक छोटी लड़की एक बिल्ली को खाना खिला रही होती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे बेली रब्स भी देती है। कैट उसके साथ खेलने की कोशिश करती है और लड़की बहुत मजा लेती है। फिर वो अपना फोन निकालती है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है। हम देखते हैं कोई उससे लियरस आइज से घूर रहा है, इवन दो वो सिर्फ एक छोटी सी लड़की है। व्हाट अ फ्रीक। जैसे ही उसे अप्रोच करते हुए सुनाई देता है वो टर्न करती है और कहती है हेलो। हमें पता चलता है कि उसका नाम बोरा है, और वो आदमी पूछता है कि क्या वो फिर से कैट को फीड कर रही है। कहता है कि वो इतनी अच्छी लड़की है, और वंडर करता है कि उसकी मॉम और डैड कहाँ है। वो कहती है कि उसका डैड वर्क पर है और उसकी मॉम सुपरमार्केट गई है। आदमी स्माइल करता है और पूछता है कि क्या ये सच है। फिर कहता है कि अभी कोई पास नहीं हो रहा और वो इसे क्विकली फिनिश कर सकता है। सोचता है कि क्या इसे खत्म कर देना चाहिए। दिस गाय नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड। आदमी बोरा से पूछता है कि क्या उसने कहा था कैट का नाम क्रीम है। वो कहती है हाँ, और कि वो प्रिटी है क्योंकि उस पर सूट करता है। आदमी कहता है कि वो बहुत खुश है कि क्रीम उससे मिला, और फिर मेंशन करता है कि एक किटन उसके घर आया था जिसका मॉम नहीं लगता और वो कोल्ड में शिवर कर रहा था। वो वंडर करता है कि क्या बोरा उसे लेना चाहेगी क्योंकि उसके पास कैट फूड नहीं है। बोरा एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि क्या वो सच में ले सकती है। आदमी का दिल फास्ट धड़कने लगता है और कहता है कि उसे अपनी मदर को ये मेंशन नहीं करना चाहिए। वो हंसती है और कहती है ओके। वो कहती है कि किटन्स वीक होते हैं इसलिए उन्हें क्विकली वार्म करना पड़ता है। आदमी कहता है कि उस केस में उन्हें जल्दी करनी चाहिए और पूछता है कि क्या किटन्स किबल भी खाते हैं।
वो कहती है कि उन्हें वाटर के साथ मिक्स करके सॉफ्ट बनाना चाहिए और वो स्नैक्स भी लव करते हैं। आदमी कहता है कि वो एक्सपर्ट लगती है और उसका दिल और तेज धड़कने लगता है। हॉस्पिटल के माइनस रूम के अंदर सिनी थोड़ा कंफ्यूज लगता है क्योंकि उसके सामने सिर्फ स्वीट ड्रिंक्स और बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स रखे होते हैं। मीनू कहता है कि उसे नहीं पता था वो क्या पसंद करता है और पूछता है कि वो कैसा फील कर रहा है। सिंहो कहता है वो अच्छा फील कर रहा है और मीनू कहता है कि दैट्स ग्रेट और बताता है कि आज वो डिस्चार्ज हो रहा है। पूछता है कि उसके क्या प्लान्स हैं। सिंहो कुछ नहीं कहता और मीनू बोलता है कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट कहना है क्योंकि उसके घर में बहुत सारे स्पेयर रूम्स हैं और अगर उसे ठीक लगे तो पूछता है कि क्या वो उसके साथ रहना चाहेगा। अगर वो उसका बेटा बन जाए तो वो उसके ड्रीम्स, स्कूल, जॉब और बेसिकली सब में हेल्प कर सकता है। सिंह सोचता है कि ये एक ग्रेट ऑफर है। अगर वो ऐसे डिस्चार्ज हो गया तो उसे ऑर्फन के तौर पर कोई लीगल राइट्स नहीं मिलेंगे और उसके लिए अकेला रहना या अपने लिए पैसा कमाना इम्पॉसिबल होगा। उसे इवेंचुअली ऑर्फनेज जैसा प्लेस जाना ही पड़ेगा। तो ये ऑफर एक्सेप्ट करना वाइज चॉइस है, लेकिन वो अपने फादर का ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली इमेज नहीं भूल पा रहा। जैसे ही वो डायरेक्टली उससे घूरता है, उसका फादर पूछता है कि क्या वो सोचता है कि ऐसे करने के बाद वो पीसफुली सो पाएगा। सिंह घूरता है और कहता है कि ये हेल्यूसिनेशन है, कंफ्यूजन ऑफ मेमोरीज जो ब्रेन के कोमा से जागने के बाद हो सकता है। लेकिन उसे नहीं पता कि ये सिर्फ हेल्यूसिनेशन है या वो सच में याद नहीं कर रहा कि क्या हुआ था। मीनू फिर पूछता है कि वो उसके साथ रहने के बारे में क्या सोचता है, लेकिन सिन्ही कहता है कि उसे कुछ पूछना है। मीनू कहता है बोल दो और सिंह पूछता है कि क्या वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। ये सुनकर मिन डब्ल्यू ऑफ गार्ड हो जाता है और पूछता है इसका मतलब क्या है। सिंह एक्सप्लेन करता है कि वो ग्रेटफुल है उसके सजेशन के लिए और अगर वो फॉस्टर सन बन गया तो डेफिनेटली उसकी लाइफ पहले से ज्यादा हैप्पी होगी, लेकिन उसे अपने घर लौटकर कुछ चीजें सेटल करनी होंगी क्योंकि अभी तक उन्हें सॉल्व नहीं किया गया। मीनू पूछता है क्या मतलब और सिंहो कहता है अपने फादर और मदर की डेथ का। वो बिलीव नहीं करता कि वो सिर्फ एक्सीडेंट्स थे। मीनू सरप्राइज होता है और कहता है इसका क्या मतलब है। बोलता है कि वो एक बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता। सिंहो कहता है कि वो भी उसके साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन अभी नहीं। अगर वो उसके साथ रहा प्रॉब्लम सॉल्व किए बिना तो ये उसके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। उसका फादर हंसते हुए कहता है कि अब उसे समझ आया कि वो कैसा इंसान है, एक ऐसा जो सिर्फ दूसरों को हार्म करता है और जिसे इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। सिंहो अपनी चेयर से झटके से उठता है और मिन डब्ल्यू के सामने झुक कर बैक करता है। अगर वो फॉस्टर सन बन गया तो उसे स्कूल जाना होगा और उसके एक्शंस लिमिटेड रहेंगे, लेकिन वो उसका ऑफर डिक्लाइन करके माइनर होते हुए सोसाइटी में सर्वाइव भी नहीं कर सकता। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही बेस्ट चॉइस है जिससे दोनों बेनिफिट्स मिलेंगे। मीनू सोचता है कि क्या ये नॉर्मल है कि इस एज के बच्चे ऐसी बातें करते हैं, और ये भी कि क्या वो अकेला रहने से नहीं डरता, लेकिन उसे नहीं पता कि ऐसे मैचुअली बात करते बच्चे को कैसे कॉन्विंस करे। ही कॉल्स सिन्हू का नाम लेकर चिल्लाता है, बोलता है कि उसे नहीं लगता कि वो इससे अग्री कर सकता है उसे अकेला घर भेजना। हाँ, लेकिन उसे लगता है कि वो यूजुअल किड से अलग है, इसलिए वो उसे एक चांस देना चाहता है और अग्री करता है कि वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। सिन्हू उसका थैंक्स करता है, लेकिन मीनू कहता है कि एक कंडीशन है। सिन्हू नीचे देखता है जब मीनू उसे एक फ़ोन देता है और कहता है कि इसे ले लो। अगर वो उससे एवरीडे कांटेक्ट करे और बताए कि वो कैसा है तो वही कंडीशन होगी। वो साई करता है, बोलता है कि उसने इसे डिस्चार्ज के गिफ्ट के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसे ऐसे यूज करना पड़ेगा। फिर वो हंसता है और कहता है कि बैक साइड देखना, एक कार्ड अटैच्ड है। मीनू बोलता है कि उस कार्ड पर हर मंथ 300,000 भेजा जाएगा और अगर कभी और चाहिए हो तो वो हमेशा कॉल कर सकता है। सिन्हू उसकी तरफ देखता है और मीनू उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। बोलता है कि तुमने रिलेशनशिप कंटिन्यू करने की बात की थी, उसके लिए भी सैम है, वो भी इसे चेरिश करना चाहता है, तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुम अलोन हो। वो चाहता है कि तुम उस पर ट्रस्ट करो और रिलाई करो। अगर तुम उसके इंडेप्टेड हो तो तुम उसे फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट करोगे। फिर वो हंसता है और बोलता है कि अगर ये ज्यादा लगता है
तो तुम इसे बाद में रीपे कर सकते हो। सिंहो थैंक्स बोलता है और कहता है कि वो रीपे करेगा। मीनू पूछता है कि क्या वो हैंडशेक कर सकते हैं। सिंहो अपना हाथ उठाता है और वो हैंडशेक करते हैं। मीनू बोलता है कि ये वार्म है। सिंहो थोड़ा सरप्राइज होता है, कर्नल सैंडर्स की बात याद करके, जिसने भी यही बोला था। मीनू कहता है कि अच्छा खाना खाना और हेल्दी रहना। सिंहो वापस घर के लिए निकलता है और बस स्टॉप पर उतरता है। उसके हाथ में एक बैग होता है जिसमें स्नैक्स होते हैं। उसे पता चलता है कि ये सब नर्सेस ने दिया था। वो नीचे देखकर कहता है कि एक्चुअली उसका मन कॉफी पे कर रहा है। तभी उसे एक औरत अपनी बेटी को बुलाती हुई सुनाई देती है। वो बेटी बोरा होती है और वो औरत फ्रैंटिक होती है। वो सिन्हू को देखती है और पहचानती है। पूछती है कि क्या उसने बोरा को देखा है। सिंहो पूछता है कि वो कौन है और उसके ब्रेन में एक शॉक आता है। उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ वही औरत उसके सामने एक बोल ऑफ राइस रखती है। बोलती है कि उसे भूख लगी होगी और उसे खाना चाहिए बिफोर वो कोल्ड हो जाए। वो कहती है कि एक फादर अपने खुद के सन को कैसे मार सकता है, कम से कम उसे भूखा तो नहीं मरना चाहिए। फिर वो अपनी जुबान क्लिक करती है और बोलती है कि तुम बस स्किन एंड बोन्स हो। जब सिंहू बोल उठाता है, बोरा उसके स्पून पर एक और पीस ऑफ फूड रखती है और बोलती है कि ये भी खा। वो थैंक्स बोलता है और बोरा उसे स्माइल करती है। उसे याद आता है कि ये उसी के बारे में बात कर रही है। फिर वो पूछता है कि क्या वो उसे अभी ढूंढ रही है। वो पूछता है कि वो कब गई थी और क्यों गई थी। मदर बोलती है अराउंड 4 बर्ड्स मिनट और वो क्रीम को फीड करने गई थी। सिन्हू पूछता है कि क्रीम कौन है। वो बोलती है कि एक स्ट्रे कैट है जिसे बोरा प्यार करती है। सिन्हू पूछता है कि वो उसे कहाँ फीड करती है और क्या वो अकेली जाती है। वो कहती है कि वो घर के सामने फीड करती है क्योंकि कैट हर दिन सैम टाइम पर बाहर आता है। यूजुअली जैसे ही वो उसे बुलाती थी, बोरा वापस आ जाती थी, लेकिन इस बार वो स्टोर गई। सिंहू पूछता है कि क्या वो फोन नहीं उठा रही। मदर बोलती है कि उसका फोन ऑफ है। सिंहू कहता है कि इस बार रूटीन से अलग कुछ हुआ है। मदर पूछती है कि क्या उसने बोरा को देखा है और अगर नहीं तो उसे ढूंढना चाहिए। सिंहू उसकी शर्ट खींचता है और रोकता है। वो कहता है कि हमें पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। मदर पूछती है कि वो क्या बोल रहा है। सिंहू कहता है कि यूजुअली बोरा तुरंत वापस आती है जब बुलाया जाता है, लेकिन अब 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, उसका फोन भी ऑफ है। मदर बोलती है कि ये टू मच है। सिंहू कहता है कि ये किडनैपिंग है, टाइम कम है क्योंकि 3 घंटे के अंदर 75% चांस होता है मर्डर का। वैसे कोई इस स्टैटिस्टिक को फैक्ट चेक करे। मदर टेरिफाइड हो जाती है और सिंहू कहता है कि टाइम क्रिटिकल है, पहले रिपोर्ट करना चाहिए फिर सर्च करना चाहिए। पैनिक में मदर शेक करती है और नंबर डायल करके पुलिस को कॉल करती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि उसकी डॉटर अभी तक वापस नहीं आई। पुलिस पूछती है कि उसकी डॉटर की एज क्या है। वो बोलती है कि वो 9 इयर्स ओल्ड है और उसका नाम यंग बोरा है। पुलिस बोलता है कि शायद वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो। क्या उनसे कांटेक्ट किया है? मदर कहती है कि वो बस कैट को फीड करने गई थी। ये पहले कभी नहीं हुआ और फोन भी अब ऑफ है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट मारो करो।